अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी में साथ में। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर 22 क्रोमोसोम एंड डीएनए का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने बीच में 2 टॉपिक छोड़े हैं ताकि मैं आपको थोड़ा रिप्लिकेशन का प्रोसेस समझा सकूँ। और आज का हमारा टॉपिक का नाम भी डीएनए रिप्लिकेशन है, जो कि चैप्टर 22 के अंदर आपको मिल जाएगा इजीली। इससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट है, वो हम पढ़ लेंगे, वो आसान भी है, लेकिन ये जो प्रोसेस था डीएनए रिप्लिकेशन का, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप ये पहले लेकर आए, तो इसलिए मैं पहले लेकर आ रहा हूँ और इंशाल्लाह वो भी मैं इनके बाद ही अपलोड करना शुरू कर दूँगा, जिससे पहले हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए एप्लीकेशन के। आज मैं आपको उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा और आज एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आपके लिए मॉडल्स भी रखेंगे। एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे, क्या होती है, ये सारी बात आज हमारे और ये सारे सवाल हमारे इसी ही लेक्चर के अंदर आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि वेटसन क्रिक मॉडल, आपको पता है कि डीएनए का जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो ये अभी आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर, ये किसने आपको बयान किया था? ये किया था हमारे वेटसन एंड क्रिक ने मिलकर। ये पूरा जो मॉडल था 1954 आई थिंक, इस ही दौरानी में इन लोगों ने इसको पूरा बताया कि एक्चुअली डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन तरीके से है। यानी कि इन्होंने जो अरेंजमेंट आज हम लोग ये देखते हैं, ये सारी इन दोनों शख्स ने मिलकर बनाई और ये आज भी हिस्ट्री के अंदर याद रखे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनाया और उसका एक फिजिकल फिनोमेना सामने ला के दिया कि एक्चुअली हकीकत में जो हमारे पास जो डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे वेटसन क्रिक मॉडल डिस्क्राइब्स डीएनए डबल हेलिक्स, यानी कि डबल से मुराद ये हमारी जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। तो ये दो हैं, तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? डबल हेलिक्स बोल रहे हैं। विद अ स्पेसिफिक नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस जो आपको कलरफुल तरीके से दिख रही है, और ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ व्हाट इज एक्चुअली अ नाइट्रोजिनस बेसिस। तो स्टूडेंट्स, अब एज वी नो डीएनए इज अ हेरिडेटरी स्ट्रक्चर विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सही है, अब ये हमें पता है कि जो डीएनए है वो एक हमारा हेरिडेटरी स्ट्रक्चर है, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से उनकी उनकी औलादों के अंदर या उनके बच्चों के अंदर। तो इसी तरीके से जो मैकेनिज़्म होता है, अब आपको पता है कि जो भी अभी हमारी क्या ट्रांसफ़र हुई है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई है, ज़ाहिर-सी बात है वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स के पास थी, वो एक जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पेरेंट्स के पास रही है और है वो अभी भी। तो उनमें से जो आई है पेरेंट्स के पास में से आपके पास, वो कैसे आई है? वो उसमें से रेप्लिकेट यानी कॉपी हुई है। तो ये जो कॉपी होने का प्रोसेस है, इस मैकेनिज़्म को आज हम पढ़ेंगे और ये जो ट्रांसफ़र हो रही है कॉपी होके, इस बात को भी पढ़ेंगे। देखिए, दैट दिस मैकेनिज़्म नीड अ डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट डुप्लीकेशन प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन। ये बात आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई कि व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन एंड व्हाट्स इज एसेंशियल फॉर दैट, या हम चाहते क्यों डीएनए की रेप्लिकेशन करना। तो ये बात भी आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो गई इसके अंदर। देखें, अब इससे फ़ायदा क्या होता है? मैकेनिज़्म ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल, मैकेनिज़्म ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल, इससे क्या होता है? इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है? मैकेनिज़्म है जो आपकी जेनेटिक मटेरियल जो आपकी मदर के पास या फादर के पास है, वो कॉपी होती है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर सेल डिवीजन, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपने सेल साइकिल को पूरा समझा था, उसमें पहले ही हो जाता है। यानी सेल साइकिल में सेल डिवीजन में पहले ही हो जाता है, यानी सेल डिवीजन होती है उससे पहले ही ये पूरा प्रोसेस हो जाता है सेल साइकिल के अंदर, स्पेसिफिकली इन द एज फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये पूरी की पूरी आपकी बात क्लियर होगा इजीली। तो स्टूडेंट्स, इधर एक मेन आइडिया है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। वो क्या है कि मेन आइडिया इज टू अंडरस्टैंड हाउ सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए स्ट्रैंड बाय adhering टू अ नाइट्रोजिनस पेयर। ये जो आपके जो नाइट्रोजिनस बेस है, इनको इनके साथ किस तरीके से ये बीच में से रिप्लिकेशन हो रही है। अब आपको पता है यार, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? इसी दो स्ट्रैंड्स हैं। अभी आपको पता है कि एक्चुअली में दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में से कैसे कॉपी बनाएं हम दूसरे की? जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बेस पेयरिंग का, यानी कि जो बेस पेयरिंग से मुराद क्या होता है? पेयरिंग में क्या होता है, जो बच्चों हमारे पास जो नाइट्रोजिनियस बेसिस थी, हमारे पास 4 नाइट्रोजिनियस बेस थी, जिसमें हमारे पास एडेनिन थी, और कौन सी थी हमारे पास? थायामीन थी, गॉनिन थी और साइटोसिन थी डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। तो बच्चों, एडेनिन जो होती है वो किससे पेयर करती है? हमारी ऑफ कोर्स थायमीन से करती है, और जो थायमीन होता है वो किससे करता है? एडेनिन से करता है। और जो गॉनिन होती है बच्चों किससे करती है? साइटोसिन से। और साइटोसिन किससे करता है? गॉनिन से। यानी कि अगर हमें एक स्ट्रैंड मिल जाए तो हम दूसरी उसकी खुद ही बना सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी डीएनए की रिप्लिकेशन चलती है मेरे बच्चों। तो ये बात भी अब आपको पता चल गई कि बेस पेयरिंग रूल क्या होता है। तो ये एक रूल है, इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक रिप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो।
तो स्टूडेंट्स ये बात भी अब हम समझ गए बेस पेयरिंग रूल क्या होता है। अब जैसे कि दो स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, टू स्ट्रैंड्स और कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद कि दोनों की दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। अगर इधर एडेनिन आया जैसे कि तो उसके सामने वाली में थायमिन होगा, इधर थायमिन है तो सामने वाली में एडेनिन होगा। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की एक ताल्लुक रखती है, इस वजह से वो आ रही है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझें तो मीनिंग दे स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, मीनिंग इसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है एक स्पेसिफिक नाइट्रोजीनियस बेस के लिए, ख़त्म बात। तो इसलिए अब इसके नीचे पूरे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि ईच स्ट्रैंड कंटेन इन्फॉर्मेशन नीडेड रिकंस्ट्रक्ट अदर, यानी कि स्टूडेंट्स एक स्ट्रैंड के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है ताकि वो दूसरी स्ट्रैंड को कंस्ट्रक्ट कर सके वगैरह, जैसे कि सम एंजाइम्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन, जैसे कुछ एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कौन से प्रोसेस को बच्चे, रिप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होते हैं, रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है बच्चे जिसको हमें कंप्लीट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। उस एंजाइम का नाम हमारे पास क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो बच्चों अभी हमने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में समझा, बेस पेयरिंग के बारे में समझा, और रिप्लिकेशन की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई, और ये मैकेनिज्म क्यों होता है ये भी मैंने बताया। सारी बातें मैंने अब आपको क्लियर करी। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें मॉडल्स ऑफ डीएनए भी रिप्लिकेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल। स्टूडेंट्स, model of DNA replication actually is a very complex topic. So due to some understanding complex confusion in the mechanism of DNA replication, बोल रहे हैं कि ये जो आपका डीएनए रिप्लिकेशन का मॉडल है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है समझने के अंदर। तो इस वजह से टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म दियर मॉडल्स वर परपोज, तो इधर 3 मॉडल वर परपोज। तो इधर कितने मॉडल आपको दिए गए हैं, 3 मॉडल आपको दिए गए हैं इस पूरी पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए और एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि एक्चुअली बच्चों ये जो डीएनए का पूरा पूरा प्रोसेस है रिप्लिकेशन का एक्चुअली क्या है। अगर हम इन 3 मॉडल्स को समझ लेते हैं तो अब हमारे लिए जो एक्चुअल जो रिप्लिकेशन मॉडल है जिसके ऊपर हमारा एक अलग अलग लेक्चर आएगा, तो बच्चों वो समझने में हमारी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमारे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहले जो मॉडल आता है रिप्लिकेशन को आता है कंजर्वेटिव मॉडल। बच्चों कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि हमारे पास जो पेरेंटल है यानी कि जो हमारे मदर और फादर के पास है वो जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सेम ही रहती है उनके पास। द न्यू मोलिक्यूल्स फॉर्म इंटायरली फ्रॉम स्क्रैच ऑल रिमेन कंजर्व्ड, इस वजह से उसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक के रखना है, अपने पास रखना। तो इसका मतलब क्या होता है इस मॉडल में कि जो डीएनए का पूरा जो स्ट्रैंड है ना ये बिल्कुल ही न्यू बनती है, ना इसमें से एक स्ट्रैंड इधर आती है ना इसमें से इसका कुछ छोटा सा पार्ट इधर आता है। यानी कि स्क्रैच से, यानी कि हमने बोला कि भाई आप ये चीज़ ले लें और ये आप हमें पूरी की पूरी नई बना के दें। तो ये पूरी की पूरी जो मॉडल होता है डीएनए एप्लीकेशन का, उसको हम कंजर्वेटिव डीएनए एप्लीकेशन का मॉडल कहते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों इधर लिखा हुआ है मैंने कि पेरेंटल और इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल होता है वो पेरेंटल से कॉपी हो जाता है, यानी डबल हेलिक्स पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है, इस वजह से इसको हम कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। इधर जो समझने वाला मॉडल है वो है हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव का, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली यही जो मॉडल है रिप्लिकेशन के अंदर फॉलो होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, पता कैसे चला था, ये हमारे आने वाले लेक्चर में हम पूरी पूरी बात समझेंगे ईजिली। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टू पेरेंटल स्ट्रैंड्स सेपरेट, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग पे जैसे रिप्लिकेशन होती है दो पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं, जिनसे हमारे पास एक कॉपी बननी है डीएनए की, उसको हम क्या बोलते हैं पेरेंटल डुप्लिक्स बोल रहे हैं या पेरेंटल डीएनए बोल रहे हैं। ईच फंक्शन एज अ टेम्पलेट, और उनमें से जो एक होगी वो टेम्पलेट का लिए काम करिए, यानी एक स्लाइड के तौर पे काम करिए फॉर द सिंथेसाइज ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री साइड। मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेसिस हो तो दूसरे के हम खुद बना सकते हैं, तो उसी तरीके से दोनों सेपरेट होती हैं और एक वहाँ पे एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और बाकी सारे न्यूट्रिन जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है उनकी पेयरिंग शुरू कर देता है। तो इससे क्या पता चला हमारे पास कि हमारे पास जो एक स्ट्रैंड थी डीएनए की वो सेपरेट हो गई और सेपरेट होने के बाद उसने क्या किया बच्चों, एक पूरी की पूरी न्यू डीएनए की कॉपी कर ली बाय द एक एंजाइम जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। वो डीएनए पॉलीमरेज इससे चलता हुआ नीचे आता है एक पूरी की पूरी डीएनए की स्ट्रैंड बना देता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड हो तो दूसरी स्ट्रैंड हम खुद भी बना सकते हैं इस ही मैकेनिज्म को, यानी कि बेस पेयरिंग मैकेनिज्म की वजह से। इसको हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो स्ट्रैंड है वो हमारी मदर, एक जो स्ट्रैंड है वो हमारी पेरेंटल डीएनए से और एक स्ट्रैंड हमारी क्या है जो सिंथेसाइज हो रही है। इस वजह से क्या है सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि हाफ
कंजर्व यानी कि जो एक इन्फॉर्मेशन है पेरेंटल डीएनए की, वो हमारे पास बिल्कुल रियल है और एक कॉपी है। तो इस वजह से अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लें ताकि आपको ये बात इजीली रिमेंबर हो जाए। इन दिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल द टू डॉटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो दो डॉटर के जो इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है बच्चों, जो दो डॉटर मॉलिक्यूल होते हैं फॉर्म होते हैं वो एज अ रिप्लिकेशन ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं। ईच कंटेन वन पेरेंटल एंड वन न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। It means some part of all DNA conserved, hence we call semi-conservative DNA replication model। तो ये आप कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल सेपरेट हुआ और ये हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड है। जो ब्लैक स्ट्रैंड आपको शो हो रही है ये बिल्कुल न्यू स्ट्रैंड है। तो ब्लैक स्ट्रैंड जैसे ये आपस में डिवाइड होते तो एक एक दो स्ट्रैंड में बढ़ गई हैं। तो ये अब आपको पूरा पता चल चुका है। तो इसी तरीके से स्ट्रैंड हमारे पास जो तीसरा मॉडल निकल कर आता है वो आता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। बच्चों डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है, इन दिस मॉडल ऑल फोर स्ट्रैंड्स ऑफ यानी कि जितनी भी 4 स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए आफ्टर रिप्लिकेशन हैव मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए। कैसे बच्चों, इधर आप देख सकते हैं मैंने ब्लू और जैसे कि ये हमारे पास बच्चों एक जो पेरेंटल डीएनए कौन सा है, ओल्ड डीएनए। कौन सा डीएनए बच्चों, ये ओल्ड डीएनए ही है हमारे पास। मेरे पास जगह कम है इस वजह से, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ बच्चों। ये है हमारे पास ओल्ड डीएनए, ये भी सेपरेट हुआ। तो सेपरेट हुआ इसमें क्या होता है बच्चों, इस ही डीएनए के कुछ पार्ट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। इस वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सिव मॉडल बोल। अगर आप इस स्टेटमेंट को वापस पढ़ें, इन दिस मॉडल ऑल 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आफ्टर रिप्लिकेशन हैव मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए, यानी कि मिक्सचर है। कुछ पार्ट्स होंगे वो हमारी ओल्ड से आ रहे होंगे, कुछ न्यू से आ रहे होंगे दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर। ऐसा नहीं होगा एक स्ट्रैंड न्यू हो और एक स्ट्रैंड ओल्ड हो, ऐसा नहीं होगा। सही है। तो ये 3 मॉडल थे, लेकिन जो बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है वो हमारे पास कौन सा है बच्चों, हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है वो है सेमी कंजर्वेटिव, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसको हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली ये पॉसिबल केस हुआ, हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि एक्चुअली डीएनए की रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। अगर आपको यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर पसंद आया तो यार काइंडली लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करो ताकि मैं आप सब लोगों के लिए ऐसी वीडियोस परमानेंट बनाता रहूँ। तो हम मिलते हैं हमारे आने वाली वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।